एक ऐसा बादशाह जिसका नाम हिंदुस्तान की तकदीर से इस तरह जुड़ा है कि अलग करना नामुमकिन है। एक तरफ सल्तनत की शान शौकत और दूसरी तरफ इल्जामों की आंधियां और मतभेदों का तूफान। कौन था वो शख्स? असली सच क्या था? क्यों उसका नाम आज भी नफरत और तारीफ दोनों में गूंजता है? वहीं दूसरी तरफ एक नैरेटिव है जो उन्हें एक धार्मिक कट्टरपंथी, एक अत्याचारी, मंदिरों को तोड़ने वाला और गैर मुसलमानों पर जुल्म करने वाला बादशाह करार देती है। अब जब दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं, तो सच्चाई क्या है? किस पर एतबार किया जाए? उनका लगभग 50 साल का शासनकाल हिंदुस्तानी इतिहास का एक बेहद क्रिटिकल, सिग्निफिकेंट और कंट्रोवर्शियल चैप्टर माना जाता है। तो प्रॉब्लम यह है कि अब उन्हें समझे कैसे। 1657 में बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और इसके साथ ही शुरू हुई मुगल इतिहास की सबसे भयानक और डिसाइसिव जंगे जानशीनी। 30 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने दिल्ली में अपनी पहली ताजपोशी करवाई। उन्होंने अपने वक्त के हिंदुस्तान भर के लगभग 500 उलमा, इस्लामिक स्कॉलर्स और कानून के जानकारों को दिल्ली में जमा किया। अगर हम सिर्फ टेरिटरी की बात करें तो औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगल सल्तनत अपने सबसे बड़े साइज पर पहुंची। कुछ हिंदू फेस्टिवल पर रोक और कुछ मशहूर मंदिरों को तोड़ने जैसे काशी विश्वनाथ और केशव राय मथुरा, इसकी एक बड़ी वजह शायद कॉलोनियल और हिंदुत्व हिस्टोरियोग्राफी है, जिसने उनकी एक प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव तस्वीर पेश करने पर ज्यादा जोर दिया है और इस प्रोपेगेंडा ने उनकी असलियत को थोड़ा धुंधला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इतिहास में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक जज्बा होते हैं, ताकत का, टकराव का और एक ऐसी तब्दीली का जो सदियों तक गूंजती है। आज हम उस नाम का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके आते ही बहस की आग भड़क उठती है। एक ऐसा बादशाह जिसका नाम हिंदुस्तान की तकदीर से इस तरह जुड़ा है कि अलग करना नामुमकिन है। मुगल सल्तनत का वो चिराग जिसकी रोशनी ने पूरे मुल्क को रोशन किया, लेकिन उसी लो पर सबसे ज्यादा सवाल भी उठाए गए। एक तरफ सल्तनत की शान शौकत और दूसरी तरफ इल्जामों की आंधियां और मतभेदों का तूफान। कौन था वो शख्स? असली सच क्या था? क्यों उसका नाम आज भी नफरत और तारीफ दोनों में गूंजता है? तो चलिए आज उठाते हैं पर्दा उस शख्सियत से और चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसके जाने बगैर मुगल इतिहास अधूरा है। हम बात कर रहे हैं मुगल सल्तनत के छठे बादशाह मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की। औरंगजेब आलमगीर एक नाम लेकिन कई पहचान। उनका लगभग 50 साल का शासनकाल हिंदुस्तानी इतिहास का एक बेहद क्रिटिकल, सिग्निफिकेंट और कंट्रोवर्शियल चैप्टर माना जाता है। तो प्रॉब्लम यह है कि अब उन्हें समझे कैसे। अगर आप इतिहास की किताबें उठाएं तो औरंगजेब की तस्वीर एक नहीं बल्कि कई मिलेंगी। कुछ हिस्टोरियन उन्हें एक नेक, परहेजगार, सिंप्लिसिटी पसंद करने वाला, इंसाफ परस्त हुक्मरान के रूप में देखते हैं। उनके लिए वो एक मिसाली आइडल मुस्लिम बादशाह थे। वहीं दूसरी तरफ एक नैरेटिव है जो उन्हें एक धार्मिक कट्टरपंथी, एक अत्याचारी, मंदिरों को तोड़ने वाला और गैर मुसलमानों पर जुल्म करने वाला बादशाह करार देती है। अब जब दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं, तो सच्चाई क्या है? किस पर एतबार किया जाए? क्या औरंगजेब वाकई एक विलन थे या उनकी शख्सियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कहीं ज्यादा पेचीदा थी? इसका जवाब सिर्फ एक तरीके से ही मिल सकता है, अनबाइस्ड होकर, ठंडे दिमाग से और सबसे जरूरी उस दौर के जो ओरिजिनल, ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्सेज हैं उनकी गहराई में उतरकर। हमें देखना होगा कि उस वक्त के इतिहासकार, वो लोग जिन्होंने औरंगजेब के दौर को देखा, उनके करीब रहे, वो क्या कहते हैं। इसलिए आज की इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इल्जाम लगाना या सफाई देना नहीं है। हमारा स्कोप, हमारा दायरा ये है कि हम उन ऐतिहासिक किताबों की बुनियाद पर, जिन पर अक्सर कम बात होती है, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और हुकूमत के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करें। हम उनकी शुरुआती जिंदगी से शुरू करेंगे, उनकी तालीम और तरबियत, उनका तख्त पर बैठना जो खुद एक खूनी दास्तान है, उनकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उनका रिलीजियस बिलीफ, उनके दौर के सोशियो इकोनॉमिक हालात क्या थे, उनका अपना कैरेक्टर कैसा था, उनकी मौत और सबसे अहम उनकी लेगेसी, उनकी विरासत क्या है, जिस पर आज भी इतनी बहस होती है। तो चलिए एक इन्वेस्टिगेटिव सफर पर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इतिहास के आईने में औरंगजेब आलमगीर की ज्यादा क्लियर इमेज, ज्यादा नॉन तस्वीर देखें। ये सफर थोड़ा लंबा है लेकिन यकीन रखिए इंफॉर्मेटिव भी होगा।
किसी भी शख्स की बुनियाद उसके बचपन और परवरिश में रखी जाती है। मुहियुद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया बाद में औरंगजेब के नाम से जानेगी, उनकी पैदाइश हुई 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद शहर में। वो मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी प्यारी बेगम मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। एक ऐसे खानदान में पैदा होना जिसका नसब अमीर तैमूर जैसे वर्ल्ड कॉन्करर से जुड़ता हो, इसका मतलब था कि उनकी परवरिश एक बेहद ताकतवर, कल्चरली रिच और पॉलिटिकली चार्ज माहौल में होनी थी। शाही खानदान की उम्मीदें, रिवायतें और खतरे, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बचपन से ही बनने वाला था। उनकी जिंदगी का एक कम जाना पहलू ये है कि उन्हें अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ कुछ वक्त लाहौर में अपने दादा बादशाह जहांगीर के पास एक तरह से हॉस्टेस के तौर पर गुजारना पड़ा था। ये उस वक्त के मुगल पॉलिटिक्स का हिस्सा था। एक मुगल शहजादे के तौर पर औरंगजेब को बेहतरीन तालीम दिलवाई गई। ये सिर्फ किताबी तालीमात नहीं थी, इनमें शामिल था पहला आर्ट ऑफ वारफेयर, तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी। दूसरा मिलिट्री स्ट्रेटेजी, सेना को लीड करना, किलेबंदी, जंग की चालें। तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत कैसे चलानी है, रेवेन्यू सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। चौथा इस्लामिक स्टडीज, कुरान, हदीस, फिक़ा। और पांचवा लिटरेचर, तुर्की और फारसी जुबान और उनका अपना लिटरेचर। उनकी तालीम में उस दौर के बड़े फेमस स्कॉलर्स जैसे नवाब सादुल्ला खां, जो बाद में शाहजहां के वजीर आजम भी बने, और मुल्ला मोहम्मद जीवान का बड़ा रोल था। इन लोगों ने सिर्फ उन्हें इल्म नहीं सिखाया, बल्कि इस्लामी सोच और आर्ट ऑफ गवर्नेंस की एक मजबूत फाउंडेशन भी फराहम की। ये फाउंडेशन उनकी बाद की जिंदगी के फैसलों और उनकी मजहबी सोच पर गहरा असर डालेगी। उनके बचपन का एक मशहूर वाकया है जो उनकी शख्सियत की एक झलक दिखाता है। साल था 1633, 1633। औरंगजेब की उम्र सिर्फ 15 साल थी। आगरा में शाही दरबार के सामने हाथियों की लड़ाई का खेल चल रहा था। एक हाथी सुधाकर बेकाबू होकर औरंगजेब की तरफ लपका। जहां बाकी लोग घबरा गए, औरंगजेब हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने अपने घोड़े पर कायम रहते हुए अपना नेजा उठाकर हाथी का मुकाबला किया। उनकी इस बहादुरी और प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखकर बादशाह शाहजहां, जो उनके फादर थे, बहुत खुश हुए। उन्होंने औरंगजेब को न सिर्फ इनाम दिया बल्कि बहादुर का टाइटल भी दिया। ये वाकया सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये उस नौजवान शहजादे की अंदर की हिम्मत, उसका सेल्फ बिलीव और खतरे में ना घबराने की क्वालिटीज को दिखाता है। ये वही क्वालिटीज थी जो आगे चलकर उन्हें एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री कमांडर और एक डिटरमाइंड रूलर बनाएंगी। अब मुगल सल्तनत में एक मसला था जो बार बार सामने आता था, ताजपोशी, यानी अगला बादशाह कौन बनेगा। यहाँ यूरोप की तरह कोई साफ कानून नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही बादशाह बनेगा। मुगल रिवायत थी तख्त या ताज, द थ्रोन और द कॉफिन। जब बादशाह जिंदा हो या कमजोर पड़ जाए तो शहजादों के बीच तख्त के लिए जंग होना लाजमी थी। भाई का भाई के खिलाफ होना आम बात थी, और फिर ऐसा ही हुआ। 1657 में बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालांकि उन्होंने अपने सबसे बड़े और प्यारे बेटे दारा शिकोह को अपना वली अहद डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बाकी भाई जैसे शाह शुजा, जो बंगाल में गवर्नर थे, औरंगजेब, जो दक्कन में गवर्नर थे, और मुराद बख्श, जो गुजरात में गवर्नर थे, इन सब ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। और इसके साथ ही शुरू हुई मुगल इतिहास की सबसे भयानक और डिसाइसिव जंगे जानशीनी, वॉर ऑफ सक्सेशन। ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये आइडियोलॉजीज की भी टकरार थी। दारा शिकोह, जो सूफी मिजाज था, हर वक्त म्यूजिक और डांस में बिजी रहता था, वहीं औरंगजेब एक समझदार, बहादुर लीडर और शहजादे के रूप में देखे जाते थे। इस जंग में कई अहम मोड़ आए। औरंगजेब ने डिप्लोमेटिक मूव चलाते हुए अपने छोटे भाई मुराद बख्श के साथ एक समझौता किया। अप्रैल 1658 उज्जैन के पास औरंगजेब और मुराद बख्श की कंबाइंड फोर्स का मुकाबला दारा शिकोह की फौज से शुरू हुआ, जिसे महाराजा जसवंत सिंह लीड कर रहे थे। और इस जंग में औरंगजेब को फतेह हासिल हुई और इसके बाद उनका हौसला और बुलंद हो गया। मई 1658 आगरा के नजदीक ये डिसाइसिव जंग थी। इसमें औरंगजेब ने अपनी मिलिट्री जीनियस का सबूत दिया। दारा शिकोह की बड़ी फौज होने के बावजूद औरंगजेब की बेहतरीन स्ट्रेटजी और उनके सोल्जर्स की डिसिप्लिन काम आई। दारा शिकोह को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और वो मैदान छोड़कर भाग गया। ये औरंगजेब की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। सामूगढ़ या समूगढ़ की जीत ने औरंगजेब के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया। वो आगरा पहुंचने
और शाहजहां से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्होंने अपने वालिद बादशाह शाहजहां को आगरे के किले में एक तरह से नजरबंद, कन्फाइंड अंडर कंफर्टेबल हाउस अरेस्ट कर दिया। शाहजहां अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल इसी कैद में गुजारेंगे, लेकिन तख्त अभी भी महफूज नहीं था, अभी भी भाई बाकी थे। मुराद बख्श जो शुरू में औरंगजेब के साथ थे, उन्हें जल्द ही कत्ल करवा दिया गया। शाह शुजा बंगाल से आगे बढ़े, लेकिन वो भी हार गए। उन्हें भी जंग में शिकस्त मिली और वो अराकन बर्मा की तरफ भाग गए, जहां उनकी मौत हो गई। दारा शिकोह उनका पीछा किया गया, उन्हें पकड़ा गया, दिल्ली लाया गया और उन पर कुफ्र का इल्जाम लगाकर उन्हें सजाए मौत दे दी गई। ये कदम, अपने बाप को कैद करना, अपने भाइयों को रास्ते से हटाना, बेहद सख्त थे। पॉलिटिकल सर्वाइवर के लिए शायद उस वक्त जरूरी समझे गए होंगे, लेकिन इन्हीं वाकयात ने औरंगजेब की इमेज पर अपनों के खून के दाग का इल्जाम लगा दिया, जिसका जिक्र उनके क्रिटिक्स आज तक करते हैं। इन सब वाकयात के बाद आखिरकार 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने दिल्ली में अपनी पहली ताजपोशी करवाई। उन्होंने अपने लिए लक़ब चुना आलमगीर, यानी दुनिया को फतेह करने वाला। ये टाइटल उनके बुलंद एम्बिशंस और मुगल सल्तनत के आने वाले अजीम एक्सपेंशन की तरफ एक साफ इशारा था। उनका फॉर्मल ग्रांड कोरोनेशन ताजपोशी बाद में 1659 में हुई। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का फोकस था हुकूमत को कंसोलिडेट करना, उसे मजबूत करना और इस्लामी प्रिंसिपल पर चलाना। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड रूल कायम करने की कोशिश की। उनकी पॉलिसीज के कुछ अहम पहलू थे। पहला, इस्लामी कानून का नफाज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। ये उनकी हुकूमत का सेंट्रल थीम था। उन्होंने कोशिश की कि शरीयत को एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की जिंदगी में ज्यादा प्रोमिनेंट जगह मिले। इसी सिलसिले का एक बड़ा कदम था 1679 में जिजिया टैक्स का दोबारा लगाना। जिजिया एक मिलिट्री टैक्स था जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर लगाया जाता था, जिसके बदले उन्हें मिलिट्री सर्विस से छूट मिलती थी और उनकी जान माल की हिफाजत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती थी। जिजिया पहले भी लगाया जाता था, लेकिन बीच में बादशाह अकबर ने इसे खत्म कर दिया था। औरंगजेब के इस कदम से खास तौर पर हिंदू आबादी में काफी नाराजगी पैदा हुई और यह आज तक एक मेजर पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है। कुछ मुस्लिम सोर्सेस इसे शरीयत का जरूरी हिस्सा बताते हैं, जबकि दूसरे इसके पीछे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन भी देखते हैं, जैसे स्टेट की आमदनी बढ़ाना या राजपूत और मराठास पर प्रेशर बनाना। दूसरा, फतावे आलमगीरी कॉम्पिलेशन। ये औरंगजेब के दौर का एक मॉन्यूमेंटल काम था। उन्होंने अपने वक्त के हिंदुस्तान भर के लगभग 500 उलमा, इस्लामिक स्कॉलर्स और कानून के जानकारों को दिल्ली में जमा किया। उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो हनफी स्कूल्स ऑफ इस्लामिक फिका के मुताबिक तमाम कवानीन, लॉज, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और मसाइल को एक जगह जमा करें। इस प्रोजेक्ट पर सालों लगे और बहुत पैसा खर्च हुआ। ये फतावे आलमगीरी या फतावे हिंदिया के नाम से जाना गया और मुगल सल्तनत का प्राइमरी लीगल कोड बन गया। ये उनकी कोशिश थी कि स्टैंडर्डाइज्ड और स्टेबल लीगल सिस्टम हो जो इस्लामी कानून पर बेस्ड हो। नंबर 3, करप्शन और एफिशिएंसी पर जोर। औरंगजेब खुद एक मेहनती और डिसिप्लिन्ड शख्स थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में फैले करप्शन को कम करने और सरकारी कामकाज में एफिशिएंसी लाने की कोशिश की। वो घंटों दरबार लगाते, पिटीशन सुनते और खुद कागजात देखते थे। अब आते हैं उस सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, औरंगजेब की गैर मुसलमानों पर पॉलिसी। यहाँ तस्वीर काफी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ तक कि मुस्लिम हिस्टोरिकल सोर्सेस में भी थोड़ा फर्क मिलता है। कुछ सोर्सेस इस बात पर गौर देते हैं कि औरंगजेब ने कई बार गैर मुसलमानों के हुकूक का ख्याल रखा। ऐसे फरमान अभी भी मौजूद हैं जहाँ उन्होंने पुराने मंदिरों की मरम्मत की इजाजत दी, पुजारियों को जमीन और ग्रांट्स दिए। वो कहते हैं कि उनकी पॉलिसी टॉलरेंस की थी जब तक स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज न किया जाए। दूसरे सोर्सेस कहते हैं जिजिया के दोबारा लगाने, कुछ नए मंदिरों की तामीर पर पाबंदी, कुछ हिंदू फेस्टिवल पर रोक और कुछ मशहूर मंदिरों को तोड़ने जैसे काशी विश्वनाथ और केशव राय मथुरा के वाकयात का जिक्र करते हैं या उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन वो अक्सर इसकी वजह बताते हैं कि या तो ये शरीयत के मुताबिक था या फिर पॉलिटिकल एक्शन थे। जैसे अगर किसी मंदिर का इस्तेमाल बादशाह के खिलाफ साजिशों के लिए हो रहा है तो उसे तोड़ने का हुक्म दिया गया, ना कि सिर्फ इसलिए कि
वो हिंदू मंदिर था। काशी और मथुरा के मामले में इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन बताए जाते हैं। तो ये साफ है कि औरंगजेब की नॉन मुस्लिम पॉलिसी वन साइडेड नहीं थी, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू था। एक तरफ उनकी अपनी गहरी धार्मिक आस्था और इस्लामी कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश थी, तो दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी डाइवर्स सल्तनत को चलाने की मजबूरियां और चैलेंजेस थे। इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही हम इन पॉलिसीज का शायद बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ हिंदू विरोधी कह देना या सिर्फ टॉलरेंट कह देना, दोनों ही शायद ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। मिलिट्री कैंपेन्स एंड कॉन्क्वेस्ट। अगर हम सिर्फ टेरिटरी की बात करें तो औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगल सल्तनत अपने सबसे बड़े साइज पर पहुंची। उनके वक्त में मुगल झंडा नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक और वेस्ट में काबुल से लेकर ईस्ट में चित्तागोंग तक लहराता था। ये एक वास्ट एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। लगभग पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसके अंदर आता था, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। ये उनकी मिलिट्री लीडरशिप और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी थी, जिसका जिक्र हिस्टोरिकल अकाउंट्स में बड़े फख्र के साथ किया जाता है। उनके कुछ मेजर मिलिट्री कैंपेन्स थे। नंबर 1, जंगे जानशीनी 1657 से 59 तक, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ये उनके बादशाह बनने की बुनियाद थी। नंबर 2, डक्कन अभियान। ये औरंगजेब की जिंदगी और हुकूमत का सबसे लंबा और सबसे डिमांडिंग चैप्टर था। उनका फोकस साउथ इंडिया पर रहा। उनका रियल मुकाबला छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद मराठास से था, जो एक फॉर्मिडेबल पावर बनकर उभर रहे थे। शिवाजी महाराज की गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स ने मुगल फौजियों को बहुत परेशान किया और उनकी डेथ के बाद भी ये स्ट्रगल जारी रहा। बीजापुर और गोलकुंडा की फतेह। दक्कन में 2 बड़ी शिया मुस्लिम रियासतें थीं। औरंगजेब ने इन पर इल्जाम लगाया कि ये मराठों की मदद करती हैं और ये आजाद होने की कोशिश कर रही हैं। लंबी घेराबंदी के बाद बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को, जहां मशहूर कोहिनूर हीरा भी था, 1687 में फतेह करके मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया। अब ये दक्कन की जंग औरंगजेब की जिंदगी के आखिरी 25-26 साल ले गई। वो खुद दक्कन में कैंप में रहे। इस लंबी जंग ने मुगल सल्तनत के रिसोर्सेस, पैसा, फौज, मोराल सब पर जबरदस्त बोझ डाला। कई इतिहासकार मानते हैं कि दक्कन का ये अल्सर ही था जिसने मुगल सल्तनत को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया और उनके डिक्लाइन की नींव रखी। सल्तनत की नॉर्थ वेस्ट सरहदों पर अफगान कबाइल ट्राइब्स अक्सर विरोध करते थे। औरंगजेब ने इन इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए भी कई मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजे, क्योंकि ये बहुत जरूरी था सिल्क रूट और सेंट्रल एशिया के ट्रेड को सिक्योर रखने के लिए। इतनी जंगें जीतने के बाद औरंगजेब की मिलिट्री कैपेबिलिटी और डिटर्मिनेशन तो दिखता है, लेकिन ये भी सच है कि उनका पूरा दौर लगातार कंटिन्यूअस जंगों में गुजरा। सल्तनत इतनी फैल गई थी कि उसे इफेक्टिवली कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन मेंटेन करना और लोकल रिवोल्ट्स को दबाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी ओवर एक्सपेंशन ने आने वाले वक्त में मुगल सल्तनत की कमजोरी में एक बड़ा रोल प्ले किया। औरंगजेब की जिंदगी का अगर कोई पहलू सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है तो वो है उनका रिलीजियस डिवोशन, उनका धर्म की तरफ झुकाव। वो एक बहुत ही कमिटेड सुन्नी मुस्लिम थे। उनके रिलीजियस बिलीफ में उन्हें स्टेडफास्ट माना जाता था। और ये है कुछ खास बातें जो उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में बात करती हैं। नंबर 1, हाफिज कुरान। उन्होंने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज किया हुआ था, यानी जुबानी याद था, मेमोराइज था। ये उनकी इस्लामिक टीचिंग से गहरी कमिटमेंट का बड़ा सबूत है। नंबर 2, सादगी पसंद जिंदगी, सिंपल पर्सनल लाइफ। बादशाह होने के बावजूद उनकी पर्सनल लाइफ लग्जरी से दूर थी। वो बड़े सिंपल कपड़े पहनते थे, जमीन पर सोते थे और फजूल खर्ची से नफरत करते थे। नंबर 3, अपनी रोजी खुद कमाना। ये बात बहुत मशहूर है और कई सोर्सेस इसको कंफर्म करते हैं कि वो अपना जाती खर्चा चलाने के लिए टोपी सिया करते थे, स्टिचिंग प्रेयर कैप्स, और अपने हाथ से कुरान मजीद के नुस्खे लिखते थे, कॉपिंग द कुरान। इनसे जो इनकम होती थी उसी का इस्तेमाल करते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए शाही खजाने से कोई सैलरी या पैसा नहीं लेते थे। ये उनकी ईमानदारी और कमाल की परहेजगारी की एक मिसाल है। और कोशिश करते थे कि वो शरीयत के हर हुक्म पर खुद भी अमल करें और हुकूमत में भी नाफिज करें। उनकी ये मजहबी शख्सियत उनके दौर की पॉलिसीज पर सीधा असर डालती थी, जैसा हमें जिजिया या फताबे आलमगीरी के केस में दिखा। इसी मजहबी प्रोफाइल की वजह से उन्हें कई इतिहासकार लिविंग सेंट या आइडल मुस्लिम हुक्मरान के तौर पर
देखते हैं, जो अपनी जिंदगी और हुकूमत दोनों में इस्लाम के उसूलों पर चलने की कोशिश करता था। अपनी पर्सनल पार्टी के साथ साथ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी नॉलेज, स्कॉलर और इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने में खास दिलचस्पी दिखाई। हमने फतावा आलमगीरी के कंप्लीशन का जिक्र किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एकेडमिक प्रोजेक्ट था। उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने से बेस्ट इस्लामिक माइंड्स को दिल्ली बुलाया, उन्हें अच्छी सैलरीज दी, उनके रहने और रिसर्च करने का पूरा इंतजाम किया। ये इस्लामी कानून को सिस्टमेटाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कमिटमेंट को दिखाता है। इसके अलावा उन्होंने इस्लामी तालीम को आम करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए, जैसे मदरसा नेटवर्क। उन्होंने शाही खजाने से फंड्स एलोकेट करके कई शहरों और कस्बों में नए मदरसे, इस्लामिक स्कूल कायम किए। इन मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए वजीफे मुकर्रर किए गए ताकि गरीब बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स को रेगुलर सैलरीज दी गई। सिर्फ नए नहीं बल्कि पहले से मौजूद मदरसों और उनके स्कॉलर्स को उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उनका मकसद था कि इस्लामी नॉलेज की रोशनी हर तरफ फैले। इन बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ उन्होंने इस्लाम के लिए जितनी चीज़ें करी हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज को नहीं पसंद आएंगी ऑब्वियसली, कि मदरसे क्यों बनाए जाएं। कहीं भी ये नहीं है कि मतलब उन्होंने जानबूझ के किसी हिंदू को परेशान किया। ये सिर्फ इतिहास को ना जानने वाली बात है कि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते वो कुछ भी बोलते हैं। उनका रूहानी ताल्लुक मशहूर नक्शबंदी सूफी सेंट हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेख अहमद शिरिंदी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत मासूम शिरिंदी रहमतुल्लाह अलैह से था। ये उनकी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ का एक अहम पहलू था। कुछ रिवायतें ये भी बताती हैं कि उन्होंने मस्जिदों को दोबारा आबाद कराया, जिन्हें उनके मुताबिक बादशाह जहांगीर के दौर में कुछ इस्लामिक दुश्मन ताकतों ने कब्जा कर लिया था या नुकसान पहुंचाया था। उन मस्जिदों को आज़ाद करके दोबारा मुसलमानों की इबादत के लिए खोला गया। इसके अलावा उन्होंने अपने दौर में कई नई खूबसूरत मस्जिदें भी तामीर करवाई, जैसे लाहौर की बादशाही मस्जिद, और उन्होंने अरबिक कैलीग्राफी के फन को भी बहुत प्रमोट किया। ये सब बातें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं कि औरंगजेब ने इस्लामी इल्म, उनके स्कॉलर, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके सिंबल्स ऑफ प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए एक कॉन्शियस और डेडिकेटेड एफर्ट किया। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक ऐसी बात है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते और कम बात करते हैं। इतनी लंबी जंगों और धार्मिक पॉलिसीज पर इतना फोकस करने के बावजूद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर में इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से मुगल सल्तनत अपने पीक पर थी। कई इकोनॉमिक हिस्टोरियन मानते हैं कि 17th सेंचुरी के आखिर में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% कंट्रीब्यूट करती थी। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था, खास तौर पर टेक्सटाइल में, कपड़ा बनाने में। यहाँ का माल यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया हर तरफ जाता था। इससे ये पता चलता है कि एक तरफ जंग चल रही थी, रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर ट्रेड, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी काफी हद तक जारी थी। शायद उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इतना था कि इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाए रखता था। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए। नंबर 1, कैलेंडर चेंज। सरकारी कामकाज के लिए उन्होंने सोलर कैलेंडर की जगह लूनर कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर को ऑफिशियल बना दिया। नंबर 2, गैर इस्लामी रस्मों पर पाबंदी। उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस और फेस्टिवल पर रोक लगाई, जैसे शाही दरबार में मनाए जाने वाला पर्शियन न्यू ईयर का ग्रांड सेलिब्रेशन, उसे बंद कराया गया और उन्होंने म्यूजिक पर भी पाबंदी लगाई। उन्होंने एक खास सरकारी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिन्हें मोहतसिब कहा जाता है। इनका काम था पब्लिक में शरीयत की पाबंदी पर नजर रखना, जैसे लोग शराब ना पिएं, जुआ ना खेलें और रमजान में खुलेआम खाना ना खाएं, और लोगों को नमाज जैसी इबादत के लिए इनकरेज करें। उन्होंने कई ऐसे टैक्सेस को ख़त्म किया जो उनकी नज़र में गैर शरई थे। इसके अलावा जुआ, नशा जैसे भांग की खेती और इस्तेमाल, शराब और प्रोस्टिट्यूशन जैसे कामों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उन्होंने अंधविश्वास को भी कम करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सोशल इक्वालिटी और म्यूचुअल वेलफेयर की जो ट्रेडिशन विरासत में पाई थी उसे जारी रखने की कोशिश की। तो यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स तस्वीर उभरती है। एक तरफ सख्त इस्लामिक कानून तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी।
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के कई रंग थे। उन्हें सिर्फ बादशाह या वॉरियर कहना काफी नहीं होगा। सोर्सेस बताते हैं कि उनमें कई स्किल्स थी, कई हुनर थे। मास्टर ऑफ कैलीग्राफर, उनकी लिखाई खास तौर पर नस्ख स्क्रिप्ट में बहुत खूबसूरत मानी जाती है। उनके हाथ के लिखे कुरान के नुस्खे आज भी म्यूजियम में हैं। वो फारसी में शायरी करते थे, हालांकि उन्होंने इसे ज्यादा प्रमोट नहीं किया। उनकी मिलिट्री सक्सेसेस इस बात का सबूत है कि वो एक महान वॉरियर और अनबीटेबल सुल्तान थे। इतनी बड़ी सल्तनत को इतने लंबे वक्त तक चलाना, लगभग 50 साल, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को दिखाता है। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली खूबी थी उनकी दीनदारी, उनकी सादगी, उनकी लोगों की तरफ मोहब्बत। और जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि वो कुरान की कॉपियां बनाते थे, कुरान को अपने हाथ से लिखते थे, टोपियां बुनते थे अपने खर्चे पानी के लिए। और शाही खजाने से वो अपने पर्सनल खर्च के लिए भी कुछ नहीं लेते थे, ना सैलरी लेते थे। ये उनकी लाइफ का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो एक बादशाह के लिए बहुत अनयूजुअल बात है। अब आप इससे बहुत अच्छे से किसी भी शख्स का अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ी देर को भूल जाइए कि औरंगजेब कोई बादशाह था, जस्ट बीइंग ए ह्यूमन, कि एक बंदा जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत चला रहा है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री बना चुका है, जिसका दुनिया की जीडीपी में 25% हिस्सा है, वो अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं कर रहा। तो वो किसके ऊपर कर रहा था? किसी 2-4 पॉइंट को उठा के मुद्दा बना लेना कि मंदिर तोड़े थे, जिजिया लगाया था, उसके पीछे की आपको कॉन्टेक्स्ट को जानना पड़ेगा। उनके दौर का एक अहम इम्पैक्ट मुस्लिम समाज पर यह हुआ कि इस्लामी आइडेंटिटी, उसके सिंबल और प्रैक्टिस को बहुत प्रमोशन मिला। कहा जाता है कि उनके ज़माने में अजान की आवाज़ पूरे हिंदुस्तानी सब कॉन्टिनेंट में पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद हुई। इस्लामी तौहीद का कॉन्सेप्ट और उस पर अमल हुआ। उनकी पॉलिसीज ने मुसलमान सोसाइटी को एक ख़ास दिशा दी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में इशारा दिया था कि एक आयरनी ये है कि आज के दौर में खुद मुसलमानों के अंदर भी बहुत से लोग उनकी असली ऐतिहासिक हैसियत से अनजान है। इसकी एक बड़ी वजह शायद कॉलोनियल और हिंदुत्व हिस्टोरियोग्राफी है, जिसने उनकी एक प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव तस्वीर पेश करने पर ज्यादा जोर दिया है और इस प्रोपेगेंडा ने उनकी असलियत को थोड़ा धुंधला कर दिया है। इसलिए उनके कैरेक्टर और उनके कामों को बैलेंस असेसमेंट करना आज और भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने अपने किरदार और अमल से मुसलमानों के लिए, खास तौर पर रूलिंग क्लास के लिए, एक मिसाल कायम करने की कोशिश की। उनकी सादगी, दीनदारी और लव ऑफ जस्टिस, कम से कम जैसा उन्हें पोर्ट्रे किया गया है, तो इन बातों ने भी शायद आम मुसलमानों में औरंगजेब को पॉपुलर बनाया होगा। एक लंबी इवेंटफुल जिंदगी और एक लंबा शासनकाल औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल 1 महीना और 15 दिन तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उनकी जिंदगी का सफर 3 मार्च 1707 को अहमदनगर दक्कन में अपने अंजाम को पहुंचा। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 89 साल थी। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें बड़ी ही सादगी से दफन किया गया। कोई शानदार मकबरा नहीं बनाया गया जैसा कि बाकी मुगल बादशाहों के लिए हुआ करता था। उनका मजार आज भी खुल्दाबाद में है, जो महाराष्ट्र स्टेट के औरंगाबाद जिले में लोकेटेड है। उनकी वफात मुगल सल्तनत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जो डर था वही हुआ। उनके बेटों में तख्त के लिए फिर से खूनी जंग छिड़ गई। इसने सल्तनत को कमजोर कर दिया और फिर धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन तेजी से शुरू हो गया। एक के बाद एक कमजोर बादशाह आए। रीजनल पावर्स जैसे मराठास, सिख, जाट मजबूत होते गए और आखिर में ब्रिटिश ने सब पर कब्जा कर लिया। लेकिन औरंगजेब की लेगेसी वो कैसे याद किए जाते हैं? कई मुस्लिम इतिहासकार उन्हें हिंदुस्तान में इस्लाम को दोबारा जिंदा करने वाली शख्सियत मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम के उसूलों को फिर से कायम किया और मुसलमानों में एक रिलीजियस अवेकिंग पैदा की। ये भी कहा जाता है कि उनके एक लंबे और मजबूत शासन ने, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल रहा हो, मुगल सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को कुछ अरसे के लिए रोक दिया था। उनके बाद कोई मुगल बादशाह इतना कैपेबल नहीं हुआ जो इतनी बड़ी सल्तनत को एक साथ रख सके। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी विरासत, उनकी लेगेसी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, खास तौर पर अंग्रेजी और हिंदुत्व इतिहासकारों के लिए। उन्होंने औरंगजेब को अक्सर एक विलन की तरह पेश किया है। उन पर हिंदू विरोधी, एंटी हिंदू, अपने भाइयों के कातिल, मंदिरों को तोड़ने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स होने के सीधे सीधे एक्यूजेशन लगाए जाते हैं। उन्हें इंडिया के बंटवारे का, पार्टीशन तक का सीधा जिम्मेदार बताया जाता है। इसके जवाब में वो पर्सपेक्टिव्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं
ये आर्ग्यूमेंट देता है कि उनके ये कदम, उनके ये एक्शन, जैसे कुछ मंदिरों को तोड़ना या जिजिया लगाना, अक्सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। यानी ये फैसले पॉलिटिकल दुश्मनों को कमजोर करने, रेवेलियंस को दबाने या उस दौर के कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही गलत टीचिंग को रोकने के मकसद से किए गए थे। ये दलील दी जाती है कि इन कामों को सिर्फ रिलीजियस प्रिजुडिस का नतीजा समझना हिस्ट्री की सिंप्लीफिकेशन होगी। उन्होंने हजारों पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ा और कई को तो ग्रांट्स भी दिए। 300-350 साल हो गए और ये डिबेट इंडिया में आज भी जिंदा है, पॉलिटिक्स में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। और इसलिए औरंगजेब की शख्सियत और उनके दौर को ठीक से समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हमने आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और उनके दौरे हुकूमत का एक डिटेल जायज़ा लेने की कोशिश की, ख़ास तौर पर मुस्लिम ऑथेंटिक सोर्सेज की रोशनी में। और इन सोर्सेज के मुताबिक जो तस्वीर उभरती है वो एक बेहद कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड शख्सियत की है। एक तरफ हम उनकी गहरी दीनदारी, उनकी पर्सनल लाइफ की सादगी, इस्लामी कानून, फतावा आलमगीरी को स्टेट लेवल पर कंपाइल और इम्प्लीमेंट करने की उनकी ज़बरदस्त कोशिश, इस्लामिक नॉलेज और इंस्टीट्यूशन को उनका भरपूर सपोर्ट और मुगल सल्तनत को उसकी आखिरी जोग्राफिकल हदों तक फैलाने में उनकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव कामयाबी देखते हैं। इस पर्सपेक्टिव से वो एक मजबूत, असरदार, इफेक्टिव और दीनदार हुक्मरान थे जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की और सल्तनत को कम से कम अपने रहते हुए एक स्टेबिलिटी बख्शी। दूसरी तरफ हम उनके तख्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल की गई रूथलेसनेस, दक्कन की वो लंबी और थका देने वाली जंग जिसने सल्तनत को कमजोर किया, जिजिया का दोबारा लगाना जिसने नॉन मुस्लिमों को नाराज किया, और गैर मुसलमानों की तरफ उनकी कुछ पॉलिसीज देखते हैं जिन पर सख्त क्रिटिसिज्म किया जाता है और जिनकी इंटरप्रिटेशन पर मुसलमान सोर्सेस में भी थोड़ा वेरिएशन मिलता है। ये साफ है कि औरंगजेब आलमगीर की लेगेसी एक तरफा नहीं थी, उनके कामों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन मौजूद हैं और ये ज़रूरी है कि हम इन सब को समझें। उनके दौर का सिग्निफिकेंस आज भी बरकरार है। उनका जिक्र अक्सर हिंदुस्तानी सियासत और समाज में आग लगाने या समाधानों को ढूंढने दोनों के लिए होता रहता है। मतलब लोग अपने फ़ायदे के लिए उनका नाम का इस्तेमाल करते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आखिरी बात यह है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को समझने के लिए हमें किसी एक नरेटिव पर, चाहे वो प्रो औरंगजेब हो या एंटी औरंगजेब, पूरी तरह डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जिनमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम शामिल हो, हमें प्राइमरी सोर्सेज तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम एक ज़्यादा कंप्लीट और ज़्यादा बैलेंस तस्वीर हासिल कर सकते हैं। औरंगजेब आलमगीर का दौर इस्लामी तारीख और हिंदुस्तानी तारीख दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी शख्सियत, उनके फैसले, उनकी लेगेसी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर पर गहरे असर डाले। उनकी ज़िंदगी का स्टडी हमें ना सिर्फ पास्ट को समझने में मदद देता है बल्कि प्रेजेंट के कई सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के रूट को समझने में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस डिस्कशन पर आपकी क्या राय है और आप औरंगजेब के बारे में क्या समझते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस मिस ना करें। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।